हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जीएसटी जर्नी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में, व्हाट इज़ सप्लाई, और प्लस कवर करेंगे दो शेड्यूल्स को भी, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ये शेड्यूल क्या है, क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड है इनमें, हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आपने वो वीडियोस को देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सप्लाई के बारे में पढ़ना। सी फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी एक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक तो वो हो गया जीएसटी, ठीक है, हमने गुड्स के बारे में पढ़ लिया, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया है, सप्लाई बेसिकली सर्विसेज क्या होती है, टैक्स के बारे में पढ़ लिया कि टैक्स कैसे लगता है, प्लस टैक्स को पे कैसे करते हैं टू द गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी। तो हमने अपना सेकंड वीडियो में वो चीज़ कवर कर ली थी। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी एक्ट का, वो है सप्लाई। सी, जो भी टैक्स लगता है ना, वो तभी लगता है जब कोई भी सेल, कोई भी एक्सचेंज सप्लाई के फॉर्म में कंक्लूड होता है। अगर वो सप्लाई नहीं है तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सप्लाई होना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सप्लाई क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेक्शन 7 में इंक्लूडेड है ये। सेक्शन 7 सेक्शन 1 क्लॉज ए, सबसे पहले ये पढ़ते हैं क्या कहता है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस मेड और एग्रीड टू बी मेड। यानी कि सप्लाई में क्या कवर होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन सप्लाई, आइदर इट्स सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, आइदर मेड और एग्रीड टू बी मेड। यानी कि या तो सेल हो चुका है या फिर एग्री करा है इन फ्यूचर सेल करने के लिए, एग्रीड टू बी मेड। जैसे कि बेसिकली हम किसी दुकान पर गए, हमने कुछ एडवांस में नहीं दिया और उसने बोला है कि ठीक है मैं आपको शाम तक वो सामान पहुंचा दूंगा, तो ही हैज़ एग्रीड टू मेड द सेल, ठीक है। तो ये भी क्या सप्लाई के अंडर आ जाएगा, यस, इट विल कवर अंडर सप्लाई। तो सप्लाई क्या होता है, इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का कोई भी ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई के अंडर 5-6 टर्म्स दे रखे हैं, आइदर बीट सेल, बीट ट्रांसफर, बीट बार्टर, ठीक है, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके बाद क्या होना बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई को सप्लाई बनने के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन इज़ बेसिकली व्हाट, क्विड प्रो क्यो, यानी कि कोई भी बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो अभी हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन में अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या टर्म्स को इंक्लूड करा गया है, किस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है कंसिडरेशन के लिए। तो कंसिडरेशन का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सपोज आप किसी, तो बेसिकली कंसिडरेशन का इम्पॉर्टेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ उस पर हम जीएसटी को अप्लाई कैसे करेंगे। बट कंसिडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो याद रखिए अभी के लिए, सप्लाई का होने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इट शुड बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, आइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की ही सप्लाई को सप्लाई के अंडर रखा गया है। अगर आपको याद हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज या सेल गुड्स नहीं बनता था, गुड्स एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको क्या करेंगे, इस पर सप्लाई की क्या डेफिनेशन में वो फॉल होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसी की तरह सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सप्लाई। तो बेसिकली क्या होना ज़रूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बाद होना चाहिए कंसिडरेशन और होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी क्लॉज ए की। अभी बढ़ते हैं हम क्लॉज डबल ए पे। इसमें क्या लिखा गया है, द एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट अदर देन वैल्यूएबल कंसिडरेशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बेसिकली कोई भी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, सपोज कोई ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, सेल करते हैं फॉर कंसिडरेशन, तो क्या वो भी सप्लाई में कवर होगा, यस। ये पॉइंट बाद में ऐड करा गया था। ऑल्दो इससे रिलेटेड जब
केसेस आए तो उनको सप्लाई के ही फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करा गया, सप्लाई ही माना गया, और फिर बाद में इस चीज़ को क्लियरिटी लाने के लिए एक्ट में भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि अगर कोई नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, अगर कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी है नो अदर देन इंडिविजुअल, एनीवन, अगर वो कुछ सेल एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद आता है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कहता है कि इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इवन फॉर पर्सनल यूज इज अ सप्लाई। अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं हम सर्विस को और हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, भले ही वो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस हम बिजनेस में यूज़ करें या ना करें, उसको हम सप्लाई ही मानेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी सप्लाई के अंडर है। जिसमें क्या है, इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स जीएसटी एक्ट के बाहर है, वो कस्टम्स में गवर्न होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज जीएसटी में है, तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के लिए सिर्फ कंसिडरेशन भी है तो भी चलेगा, बिजनेस का होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि बिजनेस का होना ज़रूरी है, भले ही कंसिडरेशन हो या ना हो। तो क्या है, पॉइंट सी में है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड है जो करी गई हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, यू नो, मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, तो वो भी हम मानेंगे कि सप्लाई ही है। तो हमने अपना फर्स्ट क्लॉज में पढ़ा था कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, मेड, एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई। सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि इवन, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था बाय अ पर्सन, ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट में क्लैरिफाई करा गया क्या, बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, उसको भी यहाँ पर कवर करा जाएगा। सी पॉइंट में लिखा था इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन इवन फॉर पर्सनल यूज और बिजनेस, इट वुड फॉर्म सप्लाई। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई करा गया है शेड्यूल 1 में, जिसमें कहा गया है कि अगर वो करी जाएगी इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। 1A में क्या लिखा है, सबसेक्शन 1A में क्या लिखा है, सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में हमें समझ में आया कि सप्लाई किसको बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन वुड फॉर्म सप्लाई एज पर सबसेक्शन 1। ओके, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। यानी कि शेड्यूल 2 में लिखा गया है कि किस चीज़ को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड और किस चीज़ को बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, जब हम अपनी बाइक को रिपेयर कराने जाते हैं कहीं पे, ठीक है, जब भी हम वर्कशॉप पे लेके जाते हैं, तो अभी सर्विसिंग के टाइम पर उसमें कुछ गुड्स भी लगे, सपोज़ कुछ पार्ट ख़राब था तो पार्ट लगा, प्लस सर्विसिंग भी होती है, जो मेन सर्विसिंग बेसिकली जो लेबर उस पर लगता है वो भी होता है। तो अभी ये सर्विसेज का सप्लाई है या गुड्स का सप्लाई है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये चीज़ लिखी है शेड्यूल 2 में। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाता है, किस चीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। इसके बाद सब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1, activities or transaction specified in schedule 3 or such activities or transaction undertaken by central government, a state government or any local authority, basically a government authority, in which they are engaged as a public authorities as notified by government on the recommendation of the council, shall be treated neither as supply of good or supply of services। very important और basic point कि schedule 3 जैसे कि शेड्यूल 1 और 2 था, सेम एज 3 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा गया है जिसको सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। यानी कि अगर उनको सप्लाई नहीं माना गया तो उस पर जीएसटी एक्ट नहीं लगेगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पहले तो ये हो गया शेड्यूल 3। इसी के बाद लिखा हुआ है अगर काउंसिल ने कुछ रिकमेंड करी है, ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, स्टेट अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ ऐसी कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी है, उसको भी हमारे जीएसटी एक्ट के परव्यू से बाहर रखा जाएगा और इट विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 3, जिसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A2 गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज 1 सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड
एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड। यानी कि जो जहाँ पर हम दोनों का सप्लाई हो रहा है तो काउंसिल रिकमेंड कर सकती है ये नोटिफाई करने के लिए कि इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, आइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, इवन व्हेन बोथ आर इन्वॉल्व इन अ सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन। जैसे कि हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में आया था, सब क्लॉज ए में आया था कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन सबसे पहले समझते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी सप्लाई फॉर्म नहीं होगी, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट या सेक्शन 231 में लिखा गया है कि कंसिडरेशन क्या है। इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ और सर्विसेज और बोथ बेसिकली इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी or otherwise in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by the central government। basically जहाँ पर हम कोई भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, either made or agreed to be made, ठीक है, अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि उस किसी चीज़ को लेके, किसी इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू, सपोज मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके रिस्पॉन्स में मैंने पेमेंट दिया है इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तीनों ही वर्ड्स कवर करे गए हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और बेसिकली फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सर्विसेज और गुड्स, whether by the recipient or any other person, इट डजेंट मैटर वो रिसिपिएंट नहीं किया हो और एनी अदर पर्सन। याद हो आपका सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एजेंट भी कभी ना कभी पैसा देता है टू द सप्लायर फॉर रिसीविंग द सप्लाई, तो उसको भी यहाँ पर इस टर्म के साथ ही कवर कर लिया गया है, आइदर बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड। इसमें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को। याद रखिएगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को, बीट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की ही सब्सिडी अगर कोई प्रोवाइड करता है तो सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबिरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली फर्स्ट क्लॉज में लिख दिया गया मनी वैल्यू कभी भी ट्रांसफ़र करी हो, मनी पैसा, जो कड़क पैसा है ना, वो ट्रांसफ़र करा गया हो एज अ कंसिडरेशन, तो वो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। सेकंड में लिखा गया है ओके मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसिडर करा गया है, जैसे कि हमने एक्सचेंज में पढ़ा था, डजेंट मैटर कि आपने फुल मनी ही प्रोवाइड करी हो नई कार के लिए, हो सकता है एक पुरानी गाड़ी को भी आपने दिया हो एज एन कंपनसेशन, तो वो जो पुरानी गाड़ी है ना उसकी मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसिडरेशन माना जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट कवर होते हैं, बी इट मनी और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड दैट यू आर बेसिकली गिविंग फॉर द सप्लाई। बट सब्सिडी को एक्सक्लूड करा गया है और नोट में लिखा गया है डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज shall not be considered as payment made for such supply of goods for such supply unless the supplier applies a deposit as consideration for said supply। बेसिकली क्या होता है, कई बार होता है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी आप रेंट पे जाते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, रेंट अलग से जाता है, तो क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन है? नहीं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। बट क्या होता है कि सपोज आपने 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है और आपने अपने ओनर को इंटीमेट कर दिया कि मैं 1 महीने बाद अपना खाली कर दूंगा मकान, और आपके पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आप उसी को यूटिलाइज कर लो एज अ रेंट, तो क्या होगा, तो वो चीज़ को कंसिडरेशन माना जाएगा और वो सप्लाई में फॉर्म हो जाएगा, सप्लाई में उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कंसिडरेटिंग सप्लाई। तो बेसिकली कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो रिसिपिएंट ने पे करा है और उसने बोला है कि अगर आप इसको एज अ कंसिडरेशन यूज़ कर लो तो उसको माना जाएगा, अदरवाइज अगर वो सप्लाई में यूज़ नहीं हो रहा है तो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, और अगर सपोज कोई ऐसा डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है तो वो भी इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि इवन सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट भी रिफंडेबल होता है, तो वो फॉर्म पार्ट नहीं होगा कंसिडरेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा कंसिडरेशन क्या होता है। इट इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज डेफिनीशंस। तो मेन था हमारा सप्लाई क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन फॉर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन देर आर सम एक्टिविटीज़ विच आइदर बी
treated as supply of goods or supply of services, which we will read in schedule 2. Then there are some activities which are covered in schedule 1 which are made even without consideration, but उनको भी हम मानेंगे कि वो supply है. Then there is importation of services even with consideration, but not necessarily for the furtherance or in the course of business. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं शेड्यूल 1 में. शेड्यूल 1 में है एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, जैसे कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था. तो सबसे पहले आता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. बेसिकली क्या है कि आपके पास एक बिजनेस है, आपके पास कुछ एसेट्स थी, उसका आपने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया है या फिर इनको डिस्पोज कर दिया है, बट उन एसेट्स पे क्या हुआ था, खरीदते टाइम आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करा था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा था, और अभी आप जब उसको परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिए इवन विदाउट कंसिडरेशन, अभी कंसिडरेशन आपको मिला नहीं है तो उस पर आप आउटपुट टैक्स कुछ दोगे नहीं, ठीक है, बट आपने इनपुट ले लिया था तो आपने तो टैक्स 0 दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है. तो सरकार ने क्या करा, सरकार भी बहुत चालाक है, उसने बोला कि भाई साहब अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, ऐसी हरकत कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी एसेट का जिस पे आपने आईटीसी लिया है, तो आपको जीएसटी में सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा और आपको उस वैल्यू पे करना पड़ जाएगा क्या, जीएसटी. आइए पढ़ते हैं परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ. इसको इस डेफिनेशन का थोड़ा सा ब्रेक करते हैं. आई डोंट वांट टू चेंज टेम्पलेट, कैंसिल, जस्ट वांट टू ऐड पेज, सॉरी. तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में है परमानेंट ट्रांसफ़र. ये कब हो सकता है, ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जहां पर आपने आईटीसी ली हो, और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिजनेस एसेट हो, ना कि पर्सनल एसेट. ओके, बिजनेस एसेट, पर्सनल एसेट क्या होता है कि सपोज आपके पास एक फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, बट आपने अपनी पर्सनल व्हीकल को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो क्या ये जीएसटी में आएगा? नहीं, बिकॉज ये 2 रीज़न से नहीं आएगा. ये नाइदर फॉर्म पार्ट ऑफ कोर्स, नाइदर फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस, और ना ही ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है. तो पहली बात तो ये उससे हट गया. दूसरी बात, ये पर्सनल एसेट है ना कि बिजनेस एसेट है. हमारे पॉइंट में लिखा था ट्रांसफ़र ऑफ परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट फॉर बेसिकली ऑन विच आईटीसी इज़ अवेल्ड. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा. अगर आईटीसी अवेल नहीं करा गया है तो उसको सप्लाई से बाहर कर दिया जाएगा. फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये. सेकंड पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 मेड व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये लाइन याद रखना, मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है. Provided a gift not exceeding 50,000 rupees in the value in a financial year by the employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. Basically एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सपोज कोई गिफ्ट देता है जिसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा. उसके सेकंड डेफिनेशन में जो लिखा है बेसिकली रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको कहते क्या, बेसिकली होते क्या है, सेक्शन 25 में लिखा है. तो आइए इसकी नीचे डेफिनेशन है हमारे पास. रिलेटेड पर्सन, ठीक है, पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस. सपोज 2 कंपनी है, सिमिलर डायरेक्टर्स हैं दोनों में, तो उसको रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा, ठीक है. जैसे कि बोलते हैं ना आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो सेम रिलेटेड पर्सन है. सेकंड में है सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स है फर्म्स में, ठीक है, वो हो गया. सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन. बट एक 50,000 तक का वैल्यू दे रहे हैं तो हटा दो, उसने बोला 50,000 तक चलता है, उससे ऊपर आओगे तो आपको रिलेटेड पर्सन मान के इस फॉर्म में टैक्स लगा दिया जाएगा. उसके बाद थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन्स होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25% और मोर देन दैट द वोटिंग पावर. बेसिकली अगर कोई एक सपोज यहाँ पर 2 कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी, मेरा नाम और मैं हूँ यहाँ पर. अभी इस कंपनी में वोटिंग पावर होल्ड करता हूँ 35%, इसमें होल्ड करता हूँ सपोज 30%, तो दोनों में मोर देन और इक्वल टू 25% वोटिंग पावर मेरे पास है. तो ये दोनों आपस में
रिलेटेड पर्सन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी होल्ड करता है मोर देन 25% और इक्वल टू दैट परसेंट ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन समझ आया होगा। इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूडेड है। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली द अदर, ऑब्वियसली तो भी वो रिलेटेड हो जाएगा। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेगा? सपोज मेरा 50% से ज़्यादा का स्टेक है उसमें, ओनरशिप है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अ थर्ड पर्सन, ठीक है। सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली है, सपोज मैं मेरा भाई 2 कंपनी ओन करते हैं तो वो 2 कंपनी भी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएगी, ठीक है। वन ऑफ दम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेटेड पर्सन क्या माना जाता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। फैमिली का डेफिनेशन आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो जाके सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में जिसमें भी था जाके रिवाइज कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट ट्रांसफ़र को रख के हो सकता है कोई ट्रिकी MCQ बना दिया जाए। आई होप आप याद रखेंगे कि फैमिली में क्या कवर होता है, उसी के बेसिस पे यार आप उसको सॉल्व करेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन आता है सिंस रजिस्ट्रेशन इन GST इज पैन बेस्ड। बेसिकली GST में क्या होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना वो पैन बेस्ड होता है, यानी कि एक पैन नंबर पे आपको 10 GST रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, 10 अलग अलग जगह पे, ठीक है। आपको अलग अलग नंबर नहीं चाहिए, GST का बेस पैन नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज मैं 2 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा यूपी में भी है और मेरा महाराष्ट्र में भी है। अभी मेरा क्या है कि सीन, एक मेरा फैक्ट्री यूपी में है, एक महाराष्ट्र में है, तो ये दोनों अलग पर्सन माने जाएंगे बिकॉज दोनों स्टेट में आपको अलग GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में लेना पड़ेगा, यूपी का यूपी में लेना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये मेरे ही इस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ही पैन से रजिस्टर्ड है, बट ये अलग पर्सन माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और अगर मैं अपनी मुंबई वाली फैक्ट्री से अपनी यूपी वाली फैक्ट्री में कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गुड्स को, तो उसको सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सन विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये तो हो गया 2 स्टेट में थे इसलिए। सपोज़ मैं यूपी में हूँ, मेरा एक फैक्ट्री बनारस में है और एक फैक्ट्री सपोज़ है कानपुर में, ठीक है। पनकी में मेरा एक फैक्ट्री है और एक बनारस में है। तो क्या होता है, अलग अलग जगह पे, सो दोनों ही शहरों में ये दोनों जो मेरे बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट है ये रजिस्टर्ड है अलग अलग, ठीक है। तो इनके बीच भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो इसको क्या मान लिया जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और इस पर भी GST लगेगा। अभी सपोज़ मेरा पनकी वाला रजिस्टर्ड नहीं है GST एक्ट में और उसको मैंने क्या दिखा रखा है, मेरा प्राइम जो बिजनेस लोकेशन है वो है बनारस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे मैंने दिखाया है पनकी, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है GST एक्ट में। तो क्या जब भी मैं बनारस से पनकी भेजूंगा उसको माना जाएगा सप्लाई? नहीं, उसको नहीं माना जाएगा सप्लाई, बिकॉज वो एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, प्लस एक ही स्टेट में है, ठीक है। इसको नहीं माना जाएगा सप्लाई। अभी इसी में आता है कि मेरा एक MP में है, एक यूपी में है, और सपोज MP वाला रजिस्टर्ड नहीं है, यूपी वाला है, और अगर मैं भेजूंगा तो इसको मान लिया जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इतना भी नहीं है, आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन whether within a same state or a union territory or in the different state or union territory are considered as distinct person। यानी कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है 2 एंटिटीज़ का अलग अलग, तो भले ही सेम स्टेट में हो, भले ही अलग स्टेट में हो, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन ही माना जाएगा। पहली बात, where a person having one registration unit, one registered unit in a state or union territory has another establishment in another state duty, ठीक है, नॉट नेसेसरली रजिस्टर्ड। जैसे मैंने बोला यूपी में रजिस्टर्ड है, MP में रजिस्टर्ड नहीं है, बट डिफरेंट स्टेट में है, आर कंसिडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि अलग स्टेट डिफरेंट है, यूनियन टेरिटरी डिफरेंट है, एक यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन, इवन इफ एक पर्सन उसमें रजिस्टर्ड नहीं है और एक रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक मेरा यूनिट है दिल्ली में, एक यूनिट है पंजाब में, ठीक है। सपोज दिल्ली का रजिस्टर्ड है, यहाँ का रजिस्टर्ड नहीं है, या यहाँ का रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ का रजिस्टर्ड है, कुछ भी है, ऐसे केस में क्या होता है, मेरा बेसिकली ये डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अभी आप बोलो सर हो सकता है दोनों ही जगह रजिस्टर्ड ना हो, तो नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना मैंडेटरी है। अगर आपका 2 स्टेट में अगर बिजनेस यूनिट है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, बेसिकली फॉर योर नॉलेज, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो दिल्ली में है, पंजाब में है, अगर आपका सपोज एक जगह पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भी आपको डिस्ट्रिक्ट ही माना जाएगा, इवन अगर रजिस्टर्ड है फिर भी। अभी आता है स्टॉक ट्रांसफ़र थी। आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस है कानपुर में, ठीक है, कानपुर यूपी में, एक रजिस्टर्ड ऑफिस है यूपी में, और नॉट रजिस्टर्ड ऑफिस सपोज रजिस्टर्ड भी है, नहीं भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये माना जाएगा। तो इसको क्या मान लिया जाएगा, सपोज अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसको पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शंस थ्रू अंडरटेकन विदाउट कंसिडरेशन will also qualify as supply provided that the transfer of good or services is different, basically different locations with separate GST registration, यानी कि ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, of same legal entity as these are transaction between distinct person, establishment of distinct persons, ठीक है, इसको माना जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। नॉट ट्रीटेड है सप्लाई में क्या आ जाएगा, सपोज यहाँ पर एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री है मेरी यूपी में, और आगरा में रिटेल शॉप है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये है अनरजिस्टर्ड, तो इसको नहीं माना जाएगा सप्लाई। यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, नॉट रजिस्टर्ड ऑफिस, इसको हटाओ, ये गलत आ गया। तो अगर ये नॉट रजिस्टर्ड है तो ये नहीं सप्लाई होगा, अगर रजिस्टर्ड है तो ही सप्लाई माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, और ऊपर हमारे पॉइंट में लिखा था कि सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, थर्ड पॉइंट में आता है सप्लाई ऑफ गुड बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक द सप्लाई सच गुड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बेसिकली। और सेकंड में लिखा है बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक द टू रिसीव सच गुड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। बेसिकली क्या होता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं है, तीन पार्टी इन्वॉल्व है। सपोज एक सप्लायर है, एक रिसीवर है, बीच में एजेंट है। अगर एजेंट खरीदता है सप्लायर से अपने नाम पर, इवन व्हेन ही इज़ वर्किंग एज एन एजेंट, बट वो इनवॉइस रेज कराता है अपने नाम पर और फिर बेचता है रिसिपिएंट को, तो इस केस में वो जो एजेंट है के और एजेंट और रिसिपिएंट के जो बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी माना जाएगा सप्लाई। आगे हम जाके पढ़ेंगे BTST मॉडल होता है, बिल टू शिप टू मॉडल होता है। सपोज मैंने ऑर्डर करा था इस एजेंट को, ठीक है, इसके पास वो माल था नहीं, तो इसने किसी और को बोला कि भाई तू इसको ट्रांसफ़र कर दे, ये बेसिकली जो भी गुड्स का जो भी मांगा है उसने। तो ये क्या है, तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो इन तीनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तीन ट्रांजैक्शन हो रहा है, इससे एजेंट पे और एजेंट से सप्लायर पे, सप्लायर से रिसिपिएंट पे, तीनों अलग है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन है एजेंट का भी। अगर एजेंट अपने नाम पर इन्वॉइस बनाता है फॉर रिसीविंग और सप्लाई, तो उसको भी एक डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, जहाँ पर एजेंट जब रिसिपिएंट को इन्वॉइस रेज करेगा तो उस पर GST लग जाएगा। जहाँ पर एजेंट वर्क कर रहा होगा इन प्रिंसिपल कैपेसिटी, तो उसको भी क्या है, मान लिया जाएगा सप्लाई। होप समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसा कि हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, ऊपर पॉइंट में पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन बट नेसेसरली नॉट फॉर द बिजनेस और नॉट, बेसिकली। बट यहाँ पर है import of services without consideration for business or from any related person. Import of services by a person from a related person or from any of his other establishment. Suppose मेरा ही कोई establishment है तो उसको भी अपना related person ही माना जाएगा outside India. In course or furtherance of business, ऊपर लिखा हुआ था कि not in कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे लिखा गया है अगर कंसिडरेशन सपोज दे रहे हो तो बिजनेस के लिए ही होना चाहिए। अगर सपोज कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो वो बिजनेस के लिए ही होना चाहिए और रिलेटेड पर्सन से ही होना चाहिए। सपोज मैं रहता हूँ इंडिया में एंड माय ब्रदर इज़ इन US, और मेरे भाई क्या है, बेसिकली एक बहुत बड़े लॉयर है। तो मैंने अपने भाई से अपने बिजनेस के लिए कुछ लीगल एडवाइस मांगा, तो ये सप्लाई में फॉर्म हो जाएगा इवन इफ़ आई हैव नॉट मेड एनी पेमेंट टू माई ब्रदर। बट अगर यहीं पर होता कि मेरा पर्सनल कोई मैटर चल रहा है, अभी सपोज़ क्या है, न्यूज़ में ऐसा अफवाह उड़ रही है कि हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स होने वाला है नताशा के साथ, तो वो
तो है। अभी मान लो कृणाल पांड्या यूएस में रहता है, बहुत बड़ा लॉयर है, अभी हार्दिक कृणाल से कुछ एडवाइस ले रहा है, तो वो सप्लाई में फॉर्म पार्ट नहीं करेगा, बिकॉज हार्दिक का बिजनेस वो नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट यूजिंग इट दैट बेसिकली एडवाइस फॉर द बिजनेस, ही इज़ टेकिंग दैट एडवाइस फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो आई होप आपको शेड्यूल 1 समझ आया होगा। 4 पॉइंट थे। पहले पॉइंट में लिखा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच यू हैव टेकन द आईटीसी। सेकंड पॉइंट था जहाँ पर हम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा उसको। थर्ड पॉइंट था जहाँ पर एजेंट एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है और अपने नाम पर ही रिसीविंग ले रहा है इनवॉइस का। और फोर्थ पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, एनालिसिस है नीचे इसी का। अ डीलर gives old laptop, used laptop in business to his friend free of cost, on which he had availed credit. This will qualify as supply of good. Obviously जहाँ पर उसने business asset को ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ITC अवेल किया था। 3 पॉइंट, बिजनेस एसेट नो कंसिडरेशन, और थर्ड पॉइंट ITC अवेल्ड। ठीक है, एक भी इसमें से ऐसा होता जो नहीं होता तो नहीं आता, ठीक। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, अ मैन्युफैक्चरर ट्रांसफर हिज मोटर कार टू हिज ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ITC वाज ब्लॉक्ड। बेसिकली मोटर कार पर ITC नहीं होता है, इट्स ब्लॉक्ड ऑन मोटर कार, ठीक है। आप ITC नहीं ले सकते हो, तो क्या हो गया, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ITC नहीं था। रिलेटेड पर्सन के बारे में हमने पढ़ लिया, डिस्टिंक्ट पर्सन के हमने बारे में पढ़ लिया, ठीक है, किसको सप्लाई ट्रीट होगा किसको नहीं होगा। अभी आपने बोला सर सपोज इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस से और रिटेल शॉप पर गए, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, इसको स्टॉक ट्रांसफ़र सपोज मानेंगे, स्टॉक ट्रांसफ़र मानेंगे, और ये सप्लाई से गवर्न नहीं होगा, ये इस पर बनता है चालान, बनता है चालान के थ्रू इसका यहाँ से यहाँ डिलीवरी होता है, ठीक है। रूल 55 और 51 चालान होता है, आगे जाके हम कंफर्म कर लेंगे। सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जैसे कि हमने देखा था डिस्टिंक्ट पर्सन में कि अगर गिफ्ट है बट 50,000 से नीचे तक का है तो उसको नहीं माना जाएगा, अगर 50,000 से ऊपर का है तो माना जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000 मेड विदाउट कंसिडरेशन आर सप्लाई आर सब्जेक्ट टू GST व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाउएवर services provided by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment outside the scope of GST। बेसिकली अगर मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हूँ, वो मेरे को ऑब्वियसली 50,000 से ज़्यादा का सैलरी दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा GST में, ठीक है। इफ़ इट इज़ मेड फॉर इन बेसिकली टू हिज इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसको GST नहीं माना जाएगा, उसको सप्लाई में नहीं माना जाएगा बेसिकली। थर्ड पॉइंट आ गया जहाँ पर इनवॉइस रेज कर रहा है अपने नाम पर एजेंट, तो उसको माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आ गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, इसको सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर आया तो सिर्फ इसी को माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो बेसिकली ये है TYK1 टेस्ट योर नॉलेज। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका आंसर इसके नीचे है, मैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा देर के लिए रोक दूंगा स्क्रीन, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आप सॉल्व कर लो तो आंसर चेक कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या लिखा था, हमारे सेक्शन 7 में लिखा था कि शेड्यूल 2 में डिफाइंड है कि किस चीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, किस चीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो शेड्यूल 2 टू द CGST एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच हैव बीन एज सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज। बेसिकली अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो सबसे पहले है ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। एनी ट्रांसफ़र इन टाइटल ऑफ गुड्स, सपोज एक टाइटल ही प्रोवाइड कर दिया, शुभम अ ट्रेडर बेसिकली
सेल्स फर्नीचर टू इट्स कस्टमर, अगर फर्नीचर सेल करे तो ट्रांसफर कर दिया टाइटल ऑफ दैट गुड, तो बेसिकली इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड। जहाँ पर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर राइट ट्रांसफर हो रहा है यानी कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो बट इसको ओन नहीं कर सकते हो, ऐसे केसेस में उसको बोला जाता है सर्विस का सप्लाई। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स इन अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल देयरऑफ, उसको बोला जाएगा सप्लाई। बेसिकली क्या है, जब भी सपोज आप कुछ भी चीज़ रेंट पे लेके आते हो, ठीक है, सपोज आप टेंट लेके आए रेंट पे, तो उसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा, गुड्स का सप्लाई नहीं माना जाएगा। Mr. Supam Enterprises, Shikhar Enterprises gives machinery on rent to Messrs. अनुराधा Enterprises, ठीक है। शिखर ने सपोज अनुराधा को कुछ मशीनरी दी है ऑन रेंट, तो इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो उसको यूज़ करने के लिए सिर्फ दे रहा है, काफ़ी यूज़ हुआ है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड। सपोज ऐसा है कि जैसे हायर परचेज है, ठीक है, सपोज आपने कुछ पैसा स्टार्टिंग में दिया, फिर आप धीमे धीमे देते जा रहे हो, और जब आप लास्ट पेमेंट पे कर दोगे, फुल कंसिडरेशन पे कर दोगे, उसके बाद उसका टाइटल आपको ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में मैंने पूरा पैसा नहीं दिया है, मेरे पास करंटली इसका ओनरशिप नहीं है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। देवांश डीलर ऑफ कैश सेल्स कार ऑन हायर परचेज, बेसिकली तो इसको माना जाएगा, ठीक है। पहले ये तो हो गया ट्रांसफर। अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और आफ्टर रिसीविंग फुल कंसिडरेशन, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप सिर्फ राइट ऑफ यूज़ ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। सी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको तो हटा ही दो, ठीक है, बट उसका यूज़ अगर तुम ट्रांसफ़र करोगे तो सर्विसेज के लिए हो सकता है। सपोज आप कोई फंक्शन करने के लिए कहीं पे आप लैंड का यूज़ कर रहे हो, तो उसको सर्विसेज में कवर कर लिया जाएगा। पढ़ते हैं, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ठीक है, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाटा मोटर्स लिमिटेड लीजेज आउट 80 एकड़ लैंड टू टाटा सन्स, ठीक है, रिलेटेड परसेंट कोड दिया है, तो उसको क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कॉमर्स होली और पार्टली, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ऑब्वियसली गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। अभी यहीं पे आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स की डेफिनेशन से अलग रखा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हो तो उसको ना सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जैसे कि जॉब वर्क का एग्जांपल ये था, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन्स गुड, ठीक है। मैं जब ये सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ तो कार मेरी है बट उस पर वर्क वो लोग कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, बिकॉज ये जॉब वर्क है। MG मोटर्स डीलर प्रोवाइडिंग आर सर्विस, बेसिकली कार सर्विसेज टू कस्टमर्स, तो इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इवन दो मैं उसमें नेट बोल्ट वगैरह कुछ नए अप्लाई कर रहा हूँ जिनको गुड्स की डेफिनेशन में एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, बट नो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे सर्विस का कंपोनेंट इज द प्राइम कंपोनेंट। उसके बाद होता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ऊपर पढ़ गया है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। Goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under direction of the person carrying on the business so as no longer to form part of those businesses. Basically, अगर आप डिस्पोज ऑफ भी कर दो और नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दैट बिजनेस है तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। जब आपने ऊपर देखा था कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट करा था तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक। डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर डिस्पोजेज ऑफ 100 यूनिट ऑफ करप्टेड सेमी कंडक्टर चिप्स, बेसिकली इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन द बिजनेस बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, बेसिकली ऑन द ओनर्स डायरेक्शन, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सपोज मैंने क्या करा, मैंने अपना कुछ गुड्स थे बिजनेस के, उसको प्राइवेट यूज़ के लिए किसी को दे दिया, ठीक है। अगर ऐसा करा है तो मैंने ट्रांसफ़र उसको यूज़ नहीं करा है, टाइटल यूज़ नहीं करा है उसका, सॉरी राइट यूज़ करा है कि ठीक है यूज़ करके मेरे को वापस कर देना, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट of any business carried on by the person who ceases to be taxable shall be deemed to be supplied by him, deemed supplied माना जाएगा in the course of furtherance of his business
इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अगर सपोज क्या हुआ कि कोई पर्सन था जो टैक्सेबल था पहले और अभी उसका बिजनेस इतना कट डाउन हो गया है या ड्यू टू एनी रीज़न वो टैक्सेबल नहीं बचा, तो उस जिस टाइम पे वो टैक्सेबल था उसने कुछ गुड्स को लिया होगा, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, परमानेंट ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, परमानेंट डिस्पोजल मान लिया जाएगा और उसको भी ट्रीट करा जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन में? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। सपोज मेरा बिजनेस था, मैं टैक्सेबल था, मैंने अपना बिजनेस किसी को सेल कर दिया ऐसा गोइंग कंसर्न, तो अभी मैं टैक्सेबिलिटी से बाहर हो गया, ठीक है, आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन एनीमोर, बट दैट पर्सन इज टैक्सेबल और उसके पास वो बिजनेस चला गया है, तो इस केस में डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन है, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। सपोज मेरा बिजनेस था, अभी मैं रिटायर कर गया मेरे बिजनेस से, बट मेरा एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस बिजनेस को क्वेरी ऑन कर रहा है, तो भी ऐसे केस में डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट इन सम सिचुएशन अगर दैट पर्सन हैज़ क्लोज्ड हिज बिजनेस परमानेंटली, नॉट एज अ गोइंग कंसर्न, सोल्ड दैट, बेसिकली परमानेंट कट डाउन कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, तो उसको सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा। ठीक, तो बिजनेस बंद करने पर भी जीएसटी लगता है, इससे हम ये समझते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो तो इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, अभी इतना तो समझ आ ही गया होगा, मतलब गुड्स तभी होता है जब टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हो अगर, ठीक है, अगर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं करो तो सब कुछ चीज़ है जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सब कुछ वही है। परमिटिंग यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन्स, तो वो भी वही है। कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इवन कंस्ट्रक्शन की भी डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of the completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. Basically, in simple language, सपोज लोधा का एक टावर बन रहा है, ठीक है, सपोज लोधा बिल्डर्स का एक टावर बन रहा है, फ्लैट वो लोग बना रहे हैं। फ्लैट बनने से पहले अगर आपने एक फ्लैट सपोज उसमें से ले लिया, एक बिल्डिंग बनने से पहले आपने 2 BHK का फ्लैट ले लिया है, तो इसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, बनने से पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले आपने खरीद लिया, तो आपने पैसा दिया है, अब वो आपके लिए बना रहा है। बट बनने के बाद एक बिल्डिंग बनी हुई है, बन चुकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद आप जा रहे हो 2 BHK का फ्लैट लेने के लिए, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, गुड्स की डेफिनेशन से ही हटा दिया जाएगा। और क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन से हटा दिया गया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इट शैल नाइदर बी फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर आप उसको परचेज कर लेते हो तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपने उसको पैसा दिया है, अब वो आपके लिए काम करके घर बनाएगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पैसा देने से पहले, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, और कोई भी फर्स्ट ऑक्यूपेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उस घर में आप सेकंड ओनर नहीं होने चाहिए, उसके सेकंड ऑक्यूपेंट नहीं होने चाहिए। द टर्म कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? इंक्लूड एडिशंस, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट और रिमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर को पूरा हम रेनोवेट कर रहे हैं, पूरा एडिशन अल्ट्रेशन कर रहे हैं, 2 माले का बिल्डिंग अभी हम 10 माले का बना रहे हैं, तो उसको भी कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। और उन सब कंस्ट्रक्शन को होने से पहले, कंप्लीशन से पहले अगर आपने खरीद लिया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है। टेम्परेरी ट्रांसफ़र बेसिकली क्या है कि परमिटिंग यूज़ टू समवन फॉर सम टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। डेवलपमेंट, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सपोज कोई आईटी डेवलपमेंट कर रहा है, कोई मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडिंग, इन्हेंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अभी आता है एग्रीमेंट, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और
टू रेफरेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। बेसिकली नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। सपोज़ मैं एक एम्प्लॉयर के साथ काम करता था, मैंने जब वहाँ से रिज़ाइन मारा तो उसने बोला कि तुम किसी ऐसे बिजनेस पे मत जाना जहाँ पर जो बेसिकली सेम बिजनेस मॉडल में हो, मेरे जैसा ही बिजनेस करता हो, तो उसमें आप मत जाना, उसके आप उसके आप पार्ट मत बनना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा उस एग्रीमेंट पे जो पैसा दिया गया होगा उसके लिए इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर, उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फोरफीट कर लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लिया था रेंट के लिए, ओनर जो आपका रेंटर था भाग गया, आपने उसको फोरफीट कर लिया इंस्टेड ऑफ पेइंग बैक टू हिम। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए उसको कंसिडरेशन मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कैंसिलेशन भी अगर होता है किसी टूर पैकेज का और उसको आप फोरफीट कर लेते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान के, आपने सर्विसेज दिए थे ऐसा मान के, कंसिडरेशन मान के आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, जिसमें हमने पढ़ा पहले तो कि सप्लाई में क्या क्या फॉर्म पार्ट होते हैं इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होते हैं। अगर हम टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं तो सप्लाई ऑफ गुड है, अगर हम टाइटल नहीं ट्रांसफ़र करके सिर्फ राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, बट जहाँ पर भी प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और राइट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सॉरी टाइटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, उसको रिवाइज कर लेना, जो क्वेश्चन आपको दिया था उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करना, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई के बारे में, मिक्स सप्लाई के बारे में, और पढ़ेंगे शेड्यूल 3 के बारे में, जिसमें लिखा गया है कि भाई साहब इन सप्लाईज़ को सप्लाई की डेफिनेशन से दूर रखूँ। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।